21वीं सदी का पहला अजूबा दिल्ली में भाजपा। जी हां, 27 साल बाद बीजेपी दिल्ली की सत्ता में वापसी कर चुकी है। इससे पहले बीजेपी ने 1993 का विधानसभा चुनाव जीता था। अब सवाल ये है कि बीजेपी को दिल्ली जीतने में इतने साल कैसे लग गए। 2014 में याद है मोदी लहर, उस मोदी लहर के बाद भी बीजेपी दिल्ली जीतने में नाकामयाब कैसे रही। 1993 में जीतने के बाद 1998 में क्यों हार गई। हार के पीछे क्या कारण थे। दिल्ली बीजेपी के हाथ से निकल करके पहले कांग्रेस और फिर आम आदमी पार्टी का गढ़ कैसे बन गई। बीजेपी कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी ने किस तरह से दिल्ली की राजनीति में अपनी पैठ बनाई। और सबसे बड़ा सवाल कि जब दिल्ली में पहली बार विधानसभा के चुनाव 1952 में हुए थे तो दूसरी बार 1993 में कैसे हुए। बीच के 37 सालों में क्या हुआ। दूसरा चुनाव होने में 37 साल क्यों लग गए। आखिर दिल्ली में चुनाव का इतिहास क्या है। यहाँ पर अब तक किस किस के नेतृत्व में सरकार बन चुकी है, आइए जानते हैं हम इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। आजादी से पहले अंग्रेजों के शासन काल में भारत दो भागों, ब्रिटिश भारतीय प्रांत और रियासतों में बटा हुआ था। उस समय देश में 550 से अधिक रियासतें थीं। ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को ब्रिटिश संसद में पारित अधिनियमों के साथ अंग्रेजों द्वारा सीधे प्रशासित किया जाता था, जबकि रियासतें क्षेत्रीय शासकों द्वारा शासित की जाती थी। लेकिन आजादी के बाद इन प्रांतों और रियासतों को 4 प्रकार के राज्यों और क्षेत्रों में बांट दिया गया। पार्ट ए राज्य, पार्ट बी राज्य, पार्ट सी राज्य और पार्ट डी क्षेत्र। पार्ट ए राज्य, इस कैटेगरी में उन राज्यों को रखा गया जिनको आजादी से पहले ब्रिटिश भारत के गवर्नर द्वारा शासित किया जाता था। पार्ट बी राज्य, इस कैटेगरी में ऐसे राज्यों को रखा गया जो पहले रियासत या किसी रियासत का हिस्सा थे और उन्हें किसी राज प्रमुख द्वारा शासित किया जाता था। पार्ट सी राज्य, इस कैटेगरी में ऐसे राज्यों को रखा गया जो ब्रिटिश राज में चीफ कमिश्नर द्वारा शासित थे। पार्ट डी क्षेत्र, इस कैटेगरी में एकमात्र क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह था। दिल्ली को पार्ट सी राज्य की कैटेगरी में रखा गया था, तो हर राज्य के जैसे दिल्ली को भी विधानसभा दी गई, जिसके बाद मार्च 1952 में राज्य में पहली बार विधानसभा के चुनाव भी हुए। इस समय दिल्ली की विधानसभा में 48 सीट थी, जिनमें से जनसंघ ने 5, सोशलिस्ट पार्टी ने 2 और एक सीट हिंदू महासभा और निर्दलीय उम्मीदवार ने जीता था। वहीं 48 में से 39 सीट जीत करके कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी। इस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते कांग्रेस ने सरकार बनाई और दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री बने चौधरी ब्रह्म प्रकाश। चौधरी ब्रह्म प्रकाश को मुख्यमंत्री की कुर्सी एक्सीडेंटली मिली थी। दरअसल कांग्रेस पहले देशबंधु गुप्ता को सीएम बनाना चाहती थी, लेकिन एक हादसे में उनकी मौत के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चौधरी ब्रह्म प्रकाश को सीएम बनाने का फैसला लिया। चौधरी ब्रह्म प्रकाश मूल रूप से हरियाणा में रेवाड़ी के रहने वाले थे और काफी सरल जीवन व्यतीत करते थे। वो कहते थे कि जनता की समस्याएं सुनना और उन्हें सुलझाना ही उनका धर्म है। लगभग 3 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद साल 1955 में उन्होंने प्रशासनिक चुनौतियों के चलते मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने विभाजन के बाद दिल्ली के पुनर्निर्माण, शरणार्थियों का पुनर्वास और बुनियादी ढांचे की नींव रखी थी। उनके इस्तीफे के बाद अब ये सवाल था कि कौन दिल्ली की बागडोर संभालेगा। ये सवाल सिर्फ राजनीतिक गलियारों में ही नहीं बल्कि दिल्ली की जनता के दिलों में भी गूंज रहा था। और तभी सामने आए गुरमुख निहाल सिंह। चौधरी ब्रह्म प्रकाश के इस्तीफे के बाद गुरमुख निहाल सिंह को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। इस तरह कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा का पहला कार्यकाल 2 मुख्यमंत्रियों की मदद से पूरा कर लिया। ये 1950 का दशक था और भारतीय लोकतंत्र नया नया था, जिसकी वजह से राज्यों की सीमाएं, प्रशासनिक व्यवस्था और सत्ता का स्वरूप अभी तय ही हो रहा था। इसी दौर में 1956 का राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम आया, जिसने देश के नक्शे को नए सिरे से तैयार किया। ये अधिनियम भाषाई और भौगोलिक आधार पर राज्यों का गठन करने के लिए लाया गया था। इस प्रक्रिया में दिल्ली जैसे शहर की राजनीतिक स्थिति भी पूरी तरह बदल गई। इस अधिनियम के तहत दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया और इसकी विधानसभा को भंग कर दिया गया। दिल्ली का प्रशासन अब केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ गया और इसे उपराज्यपाल के माध्यम से चलाया जाने लगा। शहर के लोगों की शासन में प्रत्यक्ष रूप से भूमिका खत्म हो गई, जिसके बाद लोग एक लोकतांत्रिक व्यवस्था और उत्तरदायी प्रशासन की मांग उठाने लगे। इसको देखते हुए सरकार ने दिल्ली प्रशासन अधिनियम 1966 के तहत महानगर परिषद बनाया। यह एक सदनीय लोकतांत्रिक निकाय था जिसमें 56 निर्वाचित सदस्य और 5
राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य होते थे। ये लोगों की समस्या का समाधान नहीं था, इसलिए दिल्ली महानगर परिषद बनाने के बाद भी विधानसभा बनाने की मांग उठती रही। इन मांगों के कारण ही केंद्र सरकार को दिसंबर 1987 में सरकारिया समिति का गठन करना पड़ा, जिसे बाद में बाल कृष्णन समिति कहा गया। 2 साल बाद समिति ने दिसंबर 1989 को अपनी रिपोर्ट पेश की और सिफारिश की कि दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बनना चाहिए, लेकिन आम आदमी से जुड़े मामलों से निपटने के लिए अच्छी शक्तियों के साथ एक विधानसभा भी दी जानी चाहिए। बाल कृष्णन समिति की सिफारिश के अनुसार सरकार ने संविधान में 69वां संशोधन करके अधिनियम 1991 पारित किया, जिसने संविधान में नए अनुच्छेद 239 ए और 239 बी डाले, जो दिल्ली के लिए एक विधानसभा की व्यवस्था करते हैं। केंद्र ने 1992 में एक परिसीमन समिति का गठन किया, जिसने दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों का निर्धारण किया और 37 साल बाद 1993 में दिल्ली में फिर से चुनाव हो गए। इस नई गठित विधानसभा के लिए हुए चुनाव में बीजेपी ने बाजी मारी थी। बीजेपी ने ये चुनाव दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के मुद्दे पर लड़ा था, जिसके दम पर बीजेपी ने दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से 49 सीटें जीत ली। जीत के बाद बीजेपी ने मोती नगर सीट से जीतने वाले मदन लाल खुराना को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया। बीजेपी के इस एक ही कार्यकाल में हमें 3 मुख्यमंत्री देखने को मिले। फरवरी 1996 तक खुराना मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद उनकी जगह साहिब सिंह वर्मा सीएम बने, लेकिन चुनाव से पहले उनकी भी विदाई हो गई और लगभग 50 दिनों के लिए सुषमा स्वराज को मुख्यमंत्री बनाया गया। इसके बाद साल 1998 में अगले विधानसभा के चुनाव हुए। बीजेपी ने एक बार फिर से लगभग 50 दिन की सीएम सुषमा स्वराज पर दांव खेला। वहीं कांग्रेस ने यह चुनाव शीला दीक्षित के नेतृत्व में लड़ा था। बीजेपी ये चुनाव हार गई। बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने में सबसे बड़ा हाथ रहा बढ़ती महंगाई, और उसमें भी विशेषकर प्याज का। दरअसल जनवरी 1998 में बेमौसम बारिश ने प्याज के उत्पादन को प्रभावित किया, जिसके कारण कीमतें पिछले महीने के 9 से 12 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर के 20 से 25 रुपए पर केजी हो गया। इसके बाद निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मार्च और जुलाई के बीच निर्यात फिर से शुरू हुआ, लेकिन रबी की फसल गर्मी की वजह से प्रभावित हुई, जिससे कीमतें और भी बढ़ गई और अगस्त तक 28 से 30 रुपए पर केजी तक पहुंच गई थी। इन चेतावनियों के बावजूद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सितंबर में एक बार फिर बेमौसम बारिश हुई, जिसके कारण खरीफ की फसल में भी देरी हो गई। इससे अक्टूबर में प्याज की कीमतें 50 रुपए के पार चली गई। प्याज की बढ़ती कीमतें व्यापक जन आक्रोश का कारण बनी। इसका नतीजा ये हुआ कि 1998 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें 49 से घटकर 15 रह गई। बीजेपी इस चुनाव से सबक लेकर के अगले चुनाव के लिए जमीनी तैयारी करने में लग गई। इसके बाद आया साल 2003, जब दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने थे। सर्दियों का मौसम था और दिल्ली की सड़कों पर चुनावी पोस्टरों की बहार थी। हर नुक्कड़ पर नेता अपने वादों का पुलिंदा लेकर के जनता के बीच में खड़े थे। बीजेपी के उम्मीदवार दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने का सपना बेच रहे थे, लेकिन दिल्ली की जनता का ध्यान कहीं और था। वो ध्यान था नई चमचमाती मेट्रो रेल पर, जो दिल्ली के आकाश में उभरते विकास का प्रतीक बन गई थी। शीला दीक्षित का नेतृत्व और उनकी विकास पुरुष की छवि ने कांग्रेस के पक्ष में एक ऐसा माहौल तैयार किया जहां विरोधी आवाजें कमजोर पड़ने लगी। चुनाव के नतीजे आए और कांग्रेस ने 47 सीटों के साथ सत्ता पर कब्जा कर लिया। बीजेपी, जो अपने मुद्दों को लेकर आश्वस्त थी, उसको सिर्फ 20 सीटें ही मिली। शीला दीक्षित ने मेट्रो और बुनियादी ढांचे को दिल्ली के विकास की रीढ़ बनाया और जनता ने उन्हें इनाम दिया। 5 साल बीते, साल 2008 आ चुका था। दिल्ली ने विकास की नई ऊंचाइयां देखी, लेकिन जनता के दिलों में हल्की नाराजगी भी घर करने लगी थी। कारण था बिजली और पानी के बढ़ते बिल। बीजेपी ने इसे हथियार बना करके अपना चुनावी अभियान शुरू किया। इस बार बीजेपी के नारे तेज थे और मुद्दे तीखे थे, लेकिन शीला दीक्षित की रणनीति और मजबूत पकड़ ने कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाए रखा। उनकी सरकार ने सीएनजी बसें लाकर के प्रदूषण पर नियंत्रण पाया और मेट्रो का विस्तार जनता के दिलों में उनके लिए सहानुभूति का एक और कारण बना। जब चुनाव परिणाम आए तो कांग्रेस ने फिर से बाजी मारी। 43 सीटों के साथ शीला दीक्षित ने अपनी जीत की टोपी में एक और पंख जोड़ लिया। बीजेपी एक बार फिर हार गई। उनके दफ्तरों में हार का मातम पसरा था। कांग्रेस के लिए ये दिल्ली में लगातार तीसरी जीत थी। 5 साल बाद 2013 में कांग्रेस को सत्ता में लगातार 15 साल हो चुके थे। सत्ता में लगातार इतने वक्त तक रहने से वो जनता की नब्ज से दूर हो चुकी थी।
उधर बीजेपी सत्ता के लिए अपनी कोशिशों में जुटी थी, लेकिन मैदान में एक नया खिलाड़ी उतर चुका था। नाम था अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी नई नवेली पार्टी थी। केजरीवाल के आक्रामक प्रचार, बिजली और पानी के मुद्दों पर जनता से सीधे संवाद और कांग्रेस की विफलताओं ने दिल्ली की राजनीति को नया मोड़ दिया। चुनावी माहौल में गूंज थी, झाड़ू चलाओ, भ्रष्टाचार हटाओ। जब साल 2013 चुनाव के परिणाम सामने आए तो दिल्ली ने एक चौंकाने वाला फैसला दिया था। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी, 31 सीटें जीती, लेकिन बहुमत से दूर रही। वहीं आम आदमी पार्टी ने 28 सीटें जीती और कांग्रेस की कमर तोड़ दी। कांग्रेस 8 सीटों पर सिमट गई। केजरीवाल ने कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई, लेकिन ये सरकार केवल 49 दिन तक चली। केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। राष्ट्रपति शासन लगभग 1 साल तक लगा रहा। इसके बाद अगले चुनाव 2015 में हुए। दिल्ली की राजनीति अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। कांग्रेस का दबदबा खत्म हो चुका था। बीजेपी सत्ता से एक कदम दूर थी, लेकिन बीजेपी और दिल्ली की सत्ता के बीच में खड़ी थी आम आदमी पार्टी। दिल्ली में अब हर कोई जानता था कि असली मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच है। केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से वादा किया कि उनकी सरकार जनता की सरकार होगी। बीजेपी मोदी लहर के सहारे मैदान में उतरी, लेकिन आम आदमी पार्टी के तूफान के आगे टिक नहीं सकी। 70 में से 67 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने कब्जा कर लिया। बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें मिली। दिल्ली में बीजेपी का ये सबसे बड़ा झटका था। 5 साल बाद 2020 में दिल्ली में फिर चुनाव हुए। बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी। मोदी और शाह की जोड़ी ने प्रचार को राष्ट्रीय मुद्दों तक पहुंचाया। वहीं अरविंद केजरीवाल ने स्थानीय मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित रखा। उनके मोहल्ला क्लिनिक, मुफ्त बिजली पानी और दिल्ली के सरकारी स्कूलों में किए गए सुधारों ने जनता का दिल जीत लिया। दिल्ली के सरकारी स्कूल जो कभी बदहाल स्थिति में थे, अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा का विषय बन गए थे। केजरीवाल सरकार ने शिक्षा में ऐसा निवेश किया जो हर दिल्ली वाले को दिख रहा था। इन सुधारों ने मध्यम वर्ग और गरीब तबके के वोट को आम आदमी पार्टी के पक्ष में मजबूती से खड़ा कर दिया। परिणाम वही था। आम आदमी पार्टी ने 62 सीटों के साथ भारी जीत दर्ज की। बीजेपी 8 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस का फिर से सफाया हो गया, 0 सीट। केजरीवाल की रणनीति ने साबित कर दिया कि जमीनी स्तर पर काम करने वाली सरकार को हराना आसान नहीं होता। हालांकि 2020 के बाद पार्टी का अगला बड़ा कदम नजर नहीं आया। शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार जैसे ऐतिहासिक कदम उठाने के बाद पार्टी वहीं ठहर गई, जिसके कारण 2025 का चुनाव बीजेपी के लिए आसान हो गया और पार्टी ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की। आखिरकार पार्टी ने 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी कर ही ली। बीजेपी जो पिछले 2 दशकों से दिल्ली में सत्ता का सपना देख रही थी, इस बार अपनी रणनीतियों को पूरी तरह बदल करके मैदान में उतरी थी। पार्टी ने अपने प्रचार में स्थानीय मुद्दों पर फोकस किया और राष्ट्रीय नेताओं के बजाय स्थानीय चेहरों को आगे किया। जब चुनाव नतीजे आए तो दिल्ली की सियासी जमीन हिल चुकी थी। बीजेपी ने 48 सीटों के साथ बहुमत हासिल किया। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर सिमट गई। वहीं कांग्रेस जो कभी दिल्ली की सत्ता पर काबिज थी, लगातार तीसरी बार 0 सीटों पर रही। इस पर चर्चा हो सकती है कि आम आदमी पार्टी क्यों 2020 के बाद ठहर गई। क्या इसलिए कि आपके बड़े नेताओं पर लगातार ईडी और सीबीआई की जांच का दबाव बना रहा, कई नेताओं को जेल भेज दिया गया और साथ में एलजी के साथ सत्ता का संघर्ष चलता रहा। लेकिन ये सारी बातें एक अलग ही बहस का विषय है, जिस पर हम कभी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम आगे भी आपसे मिलते रहेंगे। और हाँ, ये कहानी लिखी थी हमारे साथी आसिफ ने। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और आप क्या कहना चाहेंगे, क्या टिप्पणी है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।